मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, ऑनलाइन क्लासेस के तहत पिछले व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति के नियुक्ति, उसके पदच्युति, निर्वाचन की रीति, उसके वेतन, शपथ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और इसकी अन्य विशिष्ट बातों पर चर्चा की थी। आज हम राष्ट्रपति के विभिन्न शक्तियों की चर्चा आपके समक्ष करने वाले हैं। राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संविधान राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसके शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति जो है वह प्रमुख शक्ति के रूप में आती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां अत्यधिक व्यापक हैं। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 77 में वर्णित है। भारत का राष्ट्रपति को प्रशासन पर निगरानी रखने का अधिकार है। भारतीय संघ का प्रमुख कार्यपालक होने की हैसियत से राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रशासन पर निगरानी रखे। भारतीय संघ का समस्त प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होता है और सारे महत्वपूर्ण निर्णयों पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति इस बात की भी निगरानी रखता है कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का उचित ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं। इसके लिए
भारत का राष्ट्रपति जो है वह समय समय पर प्रशासन संबंधी विवरण प्रधानमंत्री से प्राप्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति का अधिकार है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है। इन उच्चाधिकारियों में प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राजनयिक पदाधिकारियों की नियुक्ति, संघ के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके साथ साथ वह पिछड़े वर्ग के आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोगों के लिए विशेष अधिकार रखने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति जैसे वित्त आयोग, नीति आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग इत्यादि की भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी ये शक्तियां काफी व्यापक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां नाम मात्र की हैं। उपयुक्त सभी पदाधिकारियों, आयोगों तथा परिषदों की नियुक्ति वह स्वयं नहीं करता है, वरन मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन लोगों की वह नियुक्ति करता है। भारत के राष्ट्रपति को इन अधिकारियों की नियुक्ति का ही केवल अधिकार नहीं है, इनकी पदच्युति का भी अधिकार है, किंतु ऐसा उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार ही करना पड़ता है। ये विहित प्रक्रियाओं में मंत्रिपरिषद की सलाह, उसकी मंत्रणा काफी महत्वपूर्ण होती है। भारत के राष्ट्रपति को राजनयिक अधिकार भी प्राप्त है। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, इसलिए सभी प्रकार के राजनयिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का राष्ट्रपति देश के सभी राजनयिक पदाधिकारियों
जैसे राजदूतों, वाणिज्य दूतों आदि को विदेशों में भेजता है। और जो विदेशी राजदूत होते हैं वे भी अपने देश में आकर राष्ट्रपति को ही अपने पद का जो अधिकार पत्र होता है उसे प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रपति को सैनिक अधिकार भी प्राप्त है। इस सैनिक अधिकार के पहले मैं राजनयिक अधिकार में यह बता देना चाहता हूं कि जो विदेशों से संधियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु ये संधियां और समझौते संसद के द्वारा समर्थन के बाद ही कारगर होते हैं। सैनिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह देश के स्थल, जल और वायु सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के प्रधानों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वो जो तीनों सेनाएं हैं वे अपने कार्यों के प्रति राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति चूंकि प्रतिरक्षा सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है, इसलिए उसे युद्ध घोषित करने तथा शांति की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। पर इस शक्ति का प्रयोग वह संसद के विधि द्वारा नियमित होता है। ये सैनिक शक्ति का प्रयोग भी वह मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से ही करता है। राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों को तथा प्रशासन संबंधी उन तमाम विषयों को जिनकी जानकारी राष्ट्रपति रखना चाहता है उसे वह राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति को राज्य सरकार को निर्देशित करने का भी अधिकार प्राप्त है। वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित तथा समन्वित करने का भी अधिकार रखता है।
यदि राज्यों के बीच किसी प्रकार के विवादों का निपटारा करना होता है तो राष्ट्रपति परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है। भारत के राष्ट्रपति को नियम पर नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित नियम और परिनियम बनाने की शक्ति रखता है। वह उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा विषयक संबंधी नियम भी बना सकता है। कार्यपालिका शक्ति के अधीन राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उनके विशेष दशा सुधार संबंधी आयोग की स्थापना कर ऐसे लोगों का कल्याण कर सकता है। इन कार्यपालिका शक्तियों के बाद भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र केवल प्रशासन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का एक आवश्यक अंग है। सिद्धांततः उसे बृहत शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु व्यवहारतः उन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वह संसद का अभिन्न अंग है, फिर भी वह संसद का सदस्य नहीं होता है, जिसके चलते उसे विभिन्न प्रकार की विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। भारत का राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र का प्रशासन भी करता है। इसके लिए उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, उनकी बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करता है। राष्ट्रपति जो है वह संसद का असाधारण बैठक भी बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद के
एक सत्र की बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद का सत्र बुलाने के लिए बाध्य है। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है, जिसमें वह सरकार की सामान्य नीतियां और भावी कार्यक्रमों का विवरण देता है। किंतु यह भावी कार्यक्रम और विवरण, यह अभिभाषण राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता, वरन इसे मंत्री मंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन करने का भी अधिकार प्राप्त है। वह संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा तथा लोकसभा के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में नाम निर्देशित करता है जो साहित्य, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में भी 2 सदस्यों एंग्लो इंडियनों के नामों को देने का अधिकार है। यह इसके अलावा विधेयकों को स्वीकृत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। उसकी अनुमति के उपरांत ही कोई भी अधिनियम बनता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो वह अपने सुझाव के साथ पुनर्विचार के लिए वह लौटा सकता है। फिर यदि विधेयक संसद में संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, अनुमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उस समय अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में यदि कोई असहमति होती है, कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो वह उसे सुलझाने के लिए
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नए राज्यों के निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या उसके नामों को बदलने का कोई विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। व्यापार, वाणिज्य की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में भी पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को अन्य विधायी अधिकार भी प्राप्त हैं। भारत के जनजातीय क्षेत्र के लिए अधिनियम बनाने तथा राज्यसभा या लोकसभा में पद की रिक्तता, उसके खालीपन पर किसी सदस्य को सभापति या उपसभापति नियुक्त करने का भी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति ही संसद सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये सामयिक अध्यक्ष लोकसभा के सत्र के सबसे पहले नियुक्त होते हैं, जिनके समक्ष सदस्य अपने पद की शपथ लेते हैं। अन्य और शक्तियों में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियों में बिना राष्ट्रपति के सिफारिश के कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ही हर साल वित्त मंत्री के द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश करवाता है। बजट के अतिरिक्त अन्य अनुदानों की मांगे भी पेश करता है। भारत के राष्ट्रपति का देश के आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड पर भी नियंत्रण होता है। वह इस आकस्मिक निधि से खर्च के लिए संसद की आज्ञा के पूर्व ही, संसद से अनुमोदन के पूर्व ही धनराशि दे सकता है। बाद में उसे संसद की
स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति राज्यों के विधान मंडलों द्वारा पारित उन विधेयकों को भी स्वीकृति देता है जिसका संबंध जल अथवा विद्युत शक्ति पर टैक्स लगाने से है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये कानून नहीं बन सकते। भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति के अलावा न्यायिक शक्तियां भी हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के राज्याध्यक्षों की तरह भारत का राष्ट्रपति भी न्यायिक शक्तियों का उपभोग करता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति पद च्युत करता है। राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को भी निर्धारित करता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के 72वें अनुच्छेद के द्वारा किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। वह दंडित व्यक्ति का दंड समाप्त कर सकता है, रोक सकता है, कम कर सकता है। चाहे तो दंड को दूसरे दंड के रूप में भी परिवर्तित कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को सजा पाए हुए अपराधियों के संबंध में वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। जब सैनिक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित किया गया हो, जब किसी ऐसे कानून के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित किया गया हो जिसके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को है, जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया हो, उस परिस्थिति में वह इन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति को
शक्तियों के रूप में आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। आपातकालीन शक्ति को हम संकटकालीन शक्तियां भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां भी सौंपी गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति संकटों का सामना करने के लिए करता है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात संकटों का वर्णन किया गया है। युद्ध तथा बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति है, भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा संकट में है, वह संकटकालीन घोषणा कर सकता है। संकटकालीन आपात की घोषणा वह इसकी आशंका में भी कर सकता है। इस संबंध में राष्ट्रपति का जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। इस निर्णय को, आपातकालीन संकट को, न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने से उत्पन्न संकट भी हैं। और इसके बाद जो यह भारत के संविधान के 355वां अनुच्छेद में वर्णित हैं, भारत के राष्ट्रपति संविधान के विफल हो जाने से आंतरिक अशांति के समय यदि किसी भी प्रकार से वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे राज्य के संविधान विफल हो गया है, तो वह संकट की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा की अवधि केवल 6 माह के लिए ही होती है। और बार बार संसद के द्वारा इसे स्वीकृति मिलने के उपरांत ज्यादा से ज्यादा इसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इन संकटकालीन घोषणा से विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्मित कोई संसद
द्वारा निर्मित कानून का विरोधी हो तो उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों के संबंध में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसी ही संकटकालीन स्थितियों में वित्तीय आर्थिक संकट की घोषणा भी है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे राष्ट्र की वित्तीय स्थिरता या साख संकट में है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट भी 6 माह के लिए की जाती है और बार बार इसकी अवधि संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अधिक से अधिक 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। वित्तीय संकट की उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। यदि इन तीनों संकटों की उद्घोषणा की यदि स्वीकृति 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा या इस अवधि के समाप्ति के बाद यदि लोकसभा के द्वारा यह आवश्यक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा यह आवश्यक है कि यह ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति प्रदान करे, नहीं तो ऐसी उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी। इन प्रभावों, इन शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 मतलब 123 में यह शक्ति प्रदान की गई है कि जब संसद के दोनों सत्र संसद के दोनों सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति को इस बात का यदि समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसे अध्यादेश को लागू कर सकेगा जो उसे उस परिस्थितियों में अपेक्षित लगता है।
राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही अधिकार होता है, वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ऐसे प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और पुनः संसद के रीअसेंबल होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। जब तक कि 6 सप्ताह के पूर्व दोनों सदन उसके इस अध्यादेश को अनुमोदन के रूप में इस संकल्प को पारित न कर दे। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के विधायी शक्ति की तरह ही शक्ति प्राप्त है। वह उन्हीं विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। यह अध्यादेश तभी जारी किए जाते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। एक सदन का सत्र में होना अध्यादेश जारी करने में बाधक नहीं होगा, क्योंकि विधि बनाने के लिए एक सदन जो है वह सक्षम नहीं है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान पर आधारित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश घोषित करने के कारणों को न्यायालय में प्रमाणित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय अध्यादेश जारी किए जाने की कारणों की जांच नहीं कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राष्ट्रपति को ही है। अध्यादेश कार्यपालिका की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें न्यायालय द्वारा किसी विधि को अविधि मान्य घोषित किए जाने से उत्पन्न परिस्थितियां भी शामिल है, जिसके निपटारे के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश के द्वारा कर विधियों में भी संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति
संसद की सह विस्तारी है। इन सारे अधिकारों के बाद हम यह कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों के साथ तानाशाह भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करके कोई भी राष्ट्रपति जो महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति है वह तानाशाह बन सकता है, क्योंकि उसके द्वारा जो संकटकालीन उद्घोषणाएं की जाती हैं उसकी स्थिति 1 माह तक बिना संसद की स्वीकृति के भी लागू रह सकती है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि राष्ट्रीय आपात तथा वित्तीय आपात की उद्घोषणाओं की अवधि संविधान में निश्चित नहीं है। संघीय सरकार इस अवधि को अपनी राजनयिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपनी इच्छानुसार बढ़ा सकती है। इन पक्ष और विपक्ष की बातों से हम कह सकते हैं कि आपातकाल की जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इन दोनों में सत्यता है। आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग के साथ साथ उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, पर भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति, संवैधानिक स्थिति जो है वह एक विवादाग्रस्त और विचारणीय प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति आखिर है क्या यह संवैधानिक प्रधान है या वास्तविक। आपातकालीन शक्तियों को देखकर ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठ खड़े होते हैं। पर भारत के राष्ट्रपति को लेकर, उसके अधिकारों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। संविधान के 42वें और 44वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहा है। इन सभी विश्लेषणों के उपरांत
हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह कार्यपालिका का निर्णय का स्रोत नहीं है और इस प्रकार उसकी स्थिति वास्तविक प्रधान नहीं है। चूंकि भारतीय संविधान संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है तथा देश में संसदीय सरकार की स्थापना करता है, इसलिए सरकार के स्वरूप के अनुरूप राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की भांति केवल संवैधानिक प्रधान जैसी हो सकती है, वह वास्तविक प्रधान नहीं हो सकता। अभी तक यदि हम सभी राष्ट्रपतियों की स्थिति की सत्यता को देखें तो केवल संवैधानिक प्रधान की हैसियत से राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन देश की बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में राष्ट्रपति के पद तथा अधिकारों के विश्लेषण से हमेशा विवाद का विषय रहा है कि राष्ट्रपति स्वविवेक से भी काम कर सकता है तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति की स्वेच्छा का अधिकार भी समाप्त हो गया। हम कह सकते हैं कि भारत संघ का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का मर्यादित अंश है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रपति उन सभी दायित्वों को निभाता है जो संविधान के द्वारा उसे प्राप्त है। हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज के इस व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक अधिकार, सैनिक अधिकार, आपातकालीन अधिकारों जैसे अधिकारों पर चर्चा की। उसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर, उसकी आपातकालीन शक्तियों पर हमने आज आपको अवगत कराया। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।